दोस्तों नमस्कार, मैं परमजीत सिंह मारवा यू टैलेंट इंडस्ट्री से आपका दोस्त, आपका भाई। यू टैलेंट एक मंच ऐसा है जहाँ पे हमने कभी भी एक टैलेंट को स्पेसिफाई नहीं किया कि ये टैलेंट ही आएगा। ये टैलेंट शो है, ये टैलेंट चैनल है। किसी भी तरह का टैलेंट है, हमने आपको कई बार बताया है, आप हमारे पास आ सकते हैं। आज एक और टैलेंट की बात करते हुए हम बात करेंगे जीएस हैरी क्रिकेट एकेडमी। जी हाँ, पिछले 20-25 सालों से शायद ये एकेडमी दिल्ली में अपना कार्य बड़े बखूबी तरीके से कर रही है और आज वो हमारे बीच आए हैं। जीएस हैरी हमारे गेस्ट हैं। हैरी जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हमेशा कहना है कि जब कोई सीखना मिल जाए तो फतेह का जवाब फतेह देना चाहिए। तो आप हमारे स्टूडियो आए, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस हैरी वुमेन एंड मेन क्रिकेट एकेडमी जो पिछले 26 साल होने को आ रहे हैं और यहाँ रानी बाग स्थित हमारी एकेडमी लगातार चल रही है। हम बच्चों को ये क्रिकेट सिखा रहे हैं लगातार, जो कि हम चाहते हैं कि देश के अंदर जितने हमारे क्रिकेट के माध्यम से अगर बच्चा यहाँ का रानी बाग का भी तो निकल कर आता है, हम उस उद्देश्य से इस रानी बाग सेक्टर के 26 साल से ये कार्य करते हैं। हैरी जी एक बात बताएं, ये जो क्रिकेट एकेडमी है आपने खोली है, आजकल स्पोर्ट्स में ये सबसे सर्वप्रिय है। आपने इस फील्ड को कैसे अपनाया, उसके बारे में थोड़ी हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जो आपकी जो डेडिकेशन है वो बड़ी समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, देश के प्रति भावना के साथ आप ये कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक कि ये भी सुना है कि आपकी जो लड़कियों की एजुकेशन है वो आपको फ्री, आप बिल्कुल फ्री देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो आप करते हैं थोड़ा सा और हमारे दोस्तों को डिटेल में बताएं। दोस्तों पहले तो ये है कि हमारा उद्देश्य, पहले तो मैं खुद एक बी फार्मासिस्ट था, हूँ भी केमिस्ट। यस, और मैंने 16 साल लगभग अपने कार्यकाल में 16 साल मैंने केमिस्ट का काम किया है और केमिस्ट की दुकान भी चलाई है। पर उसके बावजूद क्रिकेट का शौक बहुत था। हंसराव मॉडल स्कूल पंजाबी बाग से मैं कैप्टनशिप भी की है और 10th के बाद मैंने साइंस को चुना और उसके बाद धीरे धीरे मैं फार्मासिस्ट बना। जो हमारा विख्यात थे हम लोग, उसके बावजूद हमें भगवान ईश्वर ने, वाहिगुरु ने जो भी कहा, अपने मन में ये सोचा गया कि चलो जी आपका जो कार्य करता है वो है क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर हम क्रिकेटर नहीं बन सके, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, आपने बड़े अच्छे गेम्स खेली हैं और आपने अच्छे रन्स बनाए हैं। क्रिकेटर्स हम वैसे नहीं बन सके जो इंटरनेशनल लेवल की ख्याति मिलती है, बट क्या है कि मन के अंदर कोई ऐसा हमें वो नहीं है, मलाल नहीं है कि हम नहीं बने। हम दूसरे बच्चों को भी हम बना सकते हैं, ऐसा सोचकर हमने क्रिकेट एकेडमी का उदय किया। देखिए उस वक्त क्रिकेट को एक पागलों का क्रिकेट कहा जाता था। सीधी सी बात है, उस वक्त बेदी साहब का जमाना था, मनिंदर सिंह का जमाना था, तो कुछ लोग ही खेलते थे जो मतलब उस वक्त पैसा भी नहीं था। जिस वक्त पैसा नहीं था तो उस वक्त पागल की दुनिया कहा जाता था कि सारा दिन दोपहर में आप लगे रहते हो, इससे अच्छा पढ़ाई कर लो, एजुकेशन कर लो, डॉक्टर इंजीनियर ऐसा सब बन जाओ। वैसे हमारे पेरेंट्स का भी ऐसा ही योगदान था, तो हमने मेडिकल लाइन को चुना, अपने मेडिकल लाइन से हम केमिस्ट्री बने। तो क्या आपका कोई बच्चा नेशनल या इंटरनेशनल या स्टेट पे कोई खेला है? बिल्कुल खेले हैं सर, बच्चों ने मेरा साथ भी दिया, आए डेडिकेशन उनके साथ आए, जुड़े। पहले दिल्ली में एकेडमीज कम होती थी, जब हमने देखा तो बच्चों को एक नया रास्ता मिला, नई एकेडमी का उदय हुआ, तो उदय होने से नए जो एरिया के सराउंडिंग एरियाज को कवर किया हमने भी। तो टैलेंट को शो, उसमें कुछ बच्चे टैलेंटेड थे और उनको हमने एक बैच बनाया। बैच बनाने के बाद उस बच्चों को ग्रूम किया, ग्रूम करने के बाद फिर वो बच्चे हमारे सारे स्टेट खेले। आपने जो पूछा रंजीत जी कि ये कोई बच्चा इंडिया लेवल पे पहुंचा या इस लेवल पे गया कि नहीं गया, क्योंकि ये बड़ी लंबी यात्रा है, कुछ शॉर्टकट्स नहीं है। तो इसके अंदर हमारे अभिमन्यु ईश्वरन जो देहरादून निवासी हैं, उनको हमने बंगाल शिफ्ट किया जब वो मात्र 11-12 साल के थे। उसके बाद उनके बाद यहीं से हमने शिफ्ट किया। उनके पिताजी ने, ईश्वरन जी ने हमें बोला, तो उस तरीके से हमने उनके साथ जोड़े और उनको प्रमोट किया। इसके बाद अभिषेक रमन जो यहाँ प्रशांत विहार रहते हैं दिल्ली में, उनको भी मुनीश्वरन के साथ प्रमोट किया। आज वो दोनों बच्चे बंगाल रणजी ट्रॉफी के ओपनर रहे हैं और उसके बाद इंडिया ए के कप्तान भी अभिमन्यु शरण रहे और इंडिया की टीम में भी उनका पर्दापण हुआ, पहले 15 में नाम में आया। तो उसके बाद अभिषेक रमन हमारे विजी ट्रॉफी, इंडिया बी वगैरह सब खेले हैं और आज उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिली है, वहाँ सीएजी में। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि आपने पीछे एक टूर्नामेंट कराया था किसी इंटरनेशनल प्लेयर के नाम से, उनके बेटे के नाम कराया, बेटे ने किया था, वो क्या था और वो क्यों कराया था आपने?
देखिए ये भी इत्तेफाक था। सुरेंद्र खन्ना जी हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, जो कि हमारे एशिया कप के हीरो रहे हैं 1983 के वर्ल्ड कप के। तो उस दौरान जो है 1983 में वो जब खेले थे, तब वो एशिया कप के पाकिस्तान के विरुद्ध खेल के जीत कर आए थे। तो वो उनका अपनी एक ख्याति थी, विकेट कीपर बल्लेबाज थे। अचानक हमारी मुलाकात बंगाल में हुई थी। तो बंगाल में एक टूर्नामेंट के दौरान हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि हमारे बेटे की याद में अगर आप टूर्नामेंट करा सकते हैं। मतलब बेटे की याद में क्या? यानी कि उनके बेटे अचानक चले गए, इस दुनिया को छोड़ के विलीन हो गए। तो उनको जो दुख है, उस दुख को साझा करना पड़ता है। उन दुख को उन्होंने मेरे से साझा किया कि मेरे बेटे क्यों, क्रिकेटर होने के नाते उन्होंने कहा जी कोई मेरे बेटे के नाम पे टूर्नामेंट करा सकते हो। तो मैंने हामी भर दी, और बिना सोचे समझे हामी इसलिए भर दी क्योंकि जब सबका बेटा सबका, उनका बेटा या हमारा बेटा सबका होता है, देश का बेटा, ये सोचकर हमने हामी भरी। जी जी। तो कैसा रहा था वो आपका टूर्नामेंट? हमारे वो 2 संस्करण हुए, बहुत अच्छे टूर्नामेंट हुए, बड़े लार्ज स्केल पे हुए थे, क्योंकि खुद ही सुरेंद्र खन्ना जी एक क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेटर हैं। तो इस वजह से कुछ तो उनकी अपनी एक अपनी पैठ है, और कुछ जो है उनकी इमेज है, और हमने अपनी तरफ से जितना हमसे हो सका, हमने उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि के रूप में उस टूर्नामेंट के थ्रू हमने किया। और जो आप बच्चों को, लड़कियों को सिखाते हैं, तो उसका भी कुछ मोटिव होगा कि चलो बच्चों को तो हम पैसे लेते हैं किसी से अकेडमी, देखो अकेडमी चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, पैसे के साथ साथ टाइम बहुत चाहिए, और फिर वो स्टूडेंट नहीं मिलते जिस तरह से आप चाहते हो, तो स्टूडेंट भी नहीं मिलते उस तरह से रेगुलर आने वाले। तो आप जो बच्चों को, लड़कियों को सिखाते हो, उसका क्या मकसद है और क्या करिए आपने उसको इन के लिए किया? देखिए, पहली बात तो यह है कि काम जब हमने शुरू किया था सन 2000 में, तो यही सोचकर किया था कि कुछ ऐसा काम किया जाए देश के लिए जो हटके हो। और हटके काम में हमारी दिल्ली राज्य के अंदर गर्ल्स क्रिकेट ढलाव की तरफ थी, जिसकी वजह से हमने गर्ल्स क्रिकेट को उठाने की कोशिश की। उसमें हमने इंटर कॉलेज, मेरी पहली जो एकेडमी बनी उसमें गर्ल्स की, वो पश्चिम बिहार से बनी। जी जी। तो वहाँ से मेरे को याद है कि हमारा एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी आया था। उसमें क्रिकेट को, महिला क्रिकेट सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक रहती है। तो वो यूनिवर्सिटी थी कि बच्चा फर्स्ट ईयर जब अपीयर करता है, वहाँ जाता है गर्ल्स कॉलेज में, किसी भी, वहाँ से स्टार्ट करता था जर्नी अपनी। हाँ जी जी, कॉलेज में जाने के बाद स्टार्ट होती हाँ, तब स्टार्ट करता था। हमने उस चीज़ को थोड़ा सा तोड़ा, और हमने उस चीज़ को एकेडमी का रूप दिया कि पहली महिला क्रिकेट यहाँ पर बनी पश्चिम बिहार में, मीराबाग से। तो उसके बाद हमने इन लड़कियों को धीरे धीरे उठाते और तैयार करते 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 इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स कराए, जिसमें मैंने कहा ना हट के काम था, तो बड़ा टफ था हमारे लिए भी, वो भी उस वक्त काम करना। तो ये बात 2006 तक की थी। इस तरीके से उन सबसे मिलना, जाके उनके एचओडी से मिलना, प्रिंसिपल से मिलना, तो उनको पहले मेरे पे ट्रस्ट नहीं आता था, क्योंकि हम लोग नए थे इस क्षेत्र में। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो लोगों का फेथ देना बहुत जरूरी होता है, ये आपने बिल्कुल सही बात की है। और आपका जो क्रिकेट के साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो आपके कोच होंगे, तो वो भी कुछ साथ अच्छी अप्रोच रखते होंगे, उनको भी कुछ अच्छा आता होगा, तभी आपने बच्चों को कोच रखे होंगे बच्चों को सिखाने के लिए, आपके अलावा। देखिए, इसमें मेरी सोच थोड़ी सी अलग थी। ठीक है। उस वक्त लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 नहीं होता था। ठीक है। उस वक्त ये था कि कोई बेरोजगार अगर आदमी घूम रहा है और क्रिकेट से लगाव है और क्रिकेट के प्रति वफादार है, तो वो कोचिंग दे सकता है। तो हम उनको एक बेरोजगारों को रोजगार दिया, उस उद्देश्य से भी उनको जोड़ते थे। मतलब चलो भी आदमी पैसा कमा लेगा, बट उनकी नेचर को नहीं जोड़ सकते थे। पर ये था कि उनकी बेरोजगारी को देखते हुए उस अंदाज से हम अपने साथ उन्हें जोड़ते थे। देश के प्रति, समाज के प्रति जो क्रिकेट है, उसका क्या योगदान है? जैसा कि हमने वर्ल्ड कप जीता है, दूसरा भी जीता है, उसके बाद एक जुनून है क्रिकेट। स्पोर्ट्स तो सारी अच्छी होती हैं, लेकिन हमारे इंडिया में एक जुनून है। तो आप क्या बताएंगे बच्चों को कि क्रिकेट नहीं खेलना चाहते या क्या करना चाहते हैं? स्पोर्ट्स का एक हमारे जीवन में अहम स्थान है, कोई भी स्पोर्ट्स हो। तो आजकल के बच्चे जो हैं वो मोबाइल में घुस के रह गए हैं, तो जिससे क्या होता है कि कई तरह की, आपको पता ही है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम, बीमारियां लग रही हैं, बच्चे इंडोर रह गए हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती, जो हमारे लिए बहुत कष्टदायक है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आप क्रिकेट अकेडमी चलाते हैं तो आपको स्पोर्ट्स के, देखिए, हम जिस तरह से बच्चों को ये कहते हैं कि पढ़ाई को मैनेज करो, उसी तरह से आप मोबाइल को भी मैनेज कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी के साथ।
क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज जब हम आज जगह जगह देखते हैं, परिवर्तन इतना गहरा हुआ है, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, रेवोल्यूशंस हुई है हमारी कंप्यूटर युग में आके या मोबाइल युग में आके। उससे हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, छोटे से छोटे, क्योंकि आज की पढ़ाई भी मोबाइल से चल रही है। जब से कोरोना आया तब से देखिए ये मोबाइल फैसिलिटीज ज़्यादा प्रोवाइड हुई और स्कूल के अंदर होम ये कहते हैं वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम दी सब चीज़ें, पढ़ाई भी, एजुकेशन भी घर से ही होने लग गई। जी जी। तो इस वजह से मोबाइल एक नेसेसिटी बन गई। मोबाइल फैसिलिटीज आने से बच्चे का जो लगाव है, वो जो इंडोर झुकाव रह है, गया वो लगभग मोबाइल की तरफ ज़्यादा बढ़ता और गया। बाहर की एक्टिविटीज जो थी वो गेम्स वो खत्म हो हाँ, गई। जिसकी जैसे वजह से हमारी आईज की प्रॉब्लम्स आने लग गई, ब्रेन की प्रॉब्लम्स आने लग गई, धीरे धीरे हमारी फिजिक्स में नी की नी की प्रॉब्लम आई प्रॉब्लम, बैठे बैठे और बैठे। हमारी बैक सैटिका पेन्स की प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो बहुत कुछ असर रहा। आप क्या क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चों को किस तरह से इस जंजाल से बाहर निकाला जाए? देखो देखिए, हमारा मकसद होता है कि किसी भी चीज़ को एडिक्ट ना हो जाए। ठीक है, यूज़ करो लेकिन उतना करो जितनी ज़रूरत है। तो म्यूज़िक हो गया, थेरेपी होगी, गेम्स हो गई या आउटडोर एक्टिविटीज़ जो होती हैं हमारे को बहुत अच्छा एक कहते हैं ना वर्तमान देती है। लेकिन अब हमारा वर्तमान जो है घरों में घुसा हुआ है। अब आप देखिए, जब हमने शुरू किया था क्रिकेट 26 साल पहले, तो अप्रोक्सीमेटली 75 करोड़ की आबादी थी। डबल हो 75। गया। और आज की डेट में हम 138 करोड़ की आबादी में जी रहे हैं। हुँ। तो इट मीन्स कि हमारी जो आबादी बढ़ी है, जो बच्चे यहाँ पहुँचे हैं या जो हमारे नई लोग आए हैं हमारे दिल्ली मैं राज्य में खासकर, उसके अंदर देखिए उतना ही मैं कहता हूँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं बच्चे कुछ, या कि एक क्षेत्र, एक पढ़ाई के क्षेत्र में चला गया, कोई मोबाइल के क्षेत्र में चला गया, कोई आपके चले गए तो अपने स्पोर्ट्स की नगरी में भी आ रहे हैं। अब पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे कि फिजिकल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एंड हाँ, स्कूल चिल्ड्रंस वाले भी ट्राई करते हैं कि एक्टिविटी कराई जाए, कुछ कराया जाए, तो एजुकेशन के साथ ये बिल्कुल जरूरी हो ठीक रहा कह है। रहे हैं। ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती है। स्पोर्ट्स जो है हमारी फिज़िक्स को अच्छा रखता है, आदमी फिट रहता है। हम लोग आजकल इंडोर में खाना बाहर का आ गया मँगवा लिया और मोबाइल पे लगे रहे, तो उससे हमारा कहीं न कहीं फिज़िक्स जो खराब हो रही है। तो आप लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ ख़ास बातें अगर आप अपने लाइफ़ से शेयर करना चाहते हैं? देखिए, आज की डेट में मैंने भी मैं चाहूँगा पहले कंटिन्यू आपकी करता हूँ। बात मैं काट रहा हूँ बीच में, मैं चाहूँगा कि पहले आपने जो टूर्नामेंट खेले हैं उसके बारे में, अपने टूर्नामेंट जो आपने खेले हैं, क्या किया और कहाँ-कहाँ? छोटा-सा एक मार्गदर्शन हमें भी करना मैं था। जब दिल्ली में क्रिकेट एकेडमी चलाता था, तो एक नॉन क्रिकेटर की हैसियत से आया था, एज ए केमिस्ट लाइन से हट के इधर आया था। तो चैलेंजिंग पावर, चैलेंज आता है हमेशा लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको देखते हुए कि चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस बहुत आते हैं कि कैसे ये एकेडमी चला रहा है, ही इज नॉट ए क्रिकेटर, एंड देन ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत उठ हुए थे मेरे पे। क्योंकि कम्पिटिटर्स होते हैं या फिर हमारे जो क्रिकेटर्स पुराने होते हैं, उनको भी लगता है कि ये नॉन क्रिकेटर इतनी बड़ी एकेडमी क्या चला रहे हैं। कैसे चला है? तो इसको देखते हुए हमने फिर खेलना शुरू किया, वापस कमबैक किया। कमबैक करने से मैंने क्लब डीडीसी क्लब जो हमारे 80 बने हुए हैं दिल्ली के अंदर, खासकर वैसे तो 112 हैं, बट 80 क्लब इंस्टीट्यूशनल हैं जो तो अपना जो क्रिकेट को चलाते हैं। उनमें से हमने सुबहानिया क्लब चलाया, जाट हीरो चलाया, उसके बाद वीर विलो क्लब भी हमने लीड किया। तो लीड करके प्रूव करके दिखाया कि हम में भी है दम। एमएमए तो हम इस वजह से जी, क्या होता है कि कभी कभी टूर्नामेंट्स खेलते हैं, सीएल गुप्ता मैंने बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेला, उसमें हमने प्रूव करके दिया बड़े बड़े दिग्गजों को। फिर कोई मैंने स्पेशल स्कोर, कोई स्पेशल सेल्फ स्कोर? रिकॉर्ड बनाए मैंने, T20 टूर्नामेंट में बनाया था उस समय। तो उसमें मैंने 25 गेंदों पे 104 रन बनाए थे जब मैं 42 साल का था। उसके बाद फिर जब मैं यहाँ परमार्थ में था, तो उसमें एक कॉर्पोरेट मैच के अंदर मेरे को हिस्सा मिला, खेलने को मिला। जब हमारी स्थिति बहुत डाउन हो थी, 9 आउट हो गए थे और 385 रन का लक्ष्य हासिल करना था, तो हमारे 71 रन में 9 आउट हो गए थे। तो उसके वाह! बावजूद मेरी उम्र हो चुकी थी उस वक्त 52 साल। उस 52 साल में हमने 210 रन नाबाद पारी खेली। तुमने? यस, वाह! 74 गेंदों का सामना किया और उसका साथ निभाया हमारे संतोष ने। तो संतोष मेरा 41 रन में नाबाद रहा। तो वो मैच जब एक ऐसा यादगार मैच रहा, ओहो! अच्छा अखबारों में जी। भी आया। 210 रन बनाए आपने 210 रन नाबाद और बनाया, 79 बॉल्स पे। 74 बॉल्स पे। वो आज तक रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो ऐसे दो अचंभे वाले रिकॉर्ड जो होते हैं ना, मिराकल्स कहते हैं इनको। मेरिकल्स। तो उसके वजह से हम लोग अपने आप को जान पाए, कि दुनिया को दिखा पाए कि हम भी क्रिकेटर हैं कहीं ना कहीं। और आज मैं इंडिया वेटरन खेलता हूँ, नॉर्थ जोन का कैप्टन हूँ। कहीं ना कहीं वीसीआई हमारी फेडरेशन है, वेटरन क्रिकेट ऑफ इंडिया।
जिसकी बदौलत हम ग्लोबल इंग्लैंड कई टूर्नामेंट बड़े बड़े खेल के आए, जिसमें सभागिरी हमारे मेंटोर हैं। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जो अब आगे बढ़ावा ही मिल रहा है। अब खुशी तो कोरोना के बाद हमने क्रिकेट खेल के ही ली। और अंत में मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपनी एकेडमी को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? एक आदमी का सपना होता है, जैसा कि हमारे चैनल का एक टैगलाइन है, सपने आपकी कोशिश हमारी। तो यह जो स्टूडियो है आपके लिए है। अगर आपके कोई स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आना चाहते हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल खेलते हैं या अपने कुछ जज्बात रखना चाहते हैं, तो हम तो सबको कहते हैं कि अगर आप में कोई टैलेंट है हमारे पास आओ, हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। तो आप अपनी एकेडमी को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि हर एक का सपना होता है, जब भी कोई काम करता है वो अपना एक सपना साकार करने की कोशिश करता है, जी, और उस साकारता में हम भी उसमें शामिल हैं। और हम चाहते हैं, जिस तरह से आपने यू टैलेंट स्टूडियो बनाया, बहुत अच्छा एक स्टूडियो बनाया हुआ है आपने, और एक मंच दिया है बेसिकली सबको कि अपनी बात को आगे रखने का। रखने का मौका। तो वो टैलेंट शो जो होता है उसके अंदर आपने जिस तरह से, आपका भी सपना है कि सपने आपके कोशिश हमारी, आपकी कोशिश जारी रह रही है और उसके मुताबिक कईयों का भला होने वाला है, ये हम मानते हैं। इसी तरह से आज भी हम अगर आपके सामने बैठे हैं, आपके साथ बैठे हैं, आपके चैनल में बैठे हैं, तो पहले तो उनका शुक्रिया है आप लोगों का और परमजीत जी। और दूसरा जो है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी एकेडमी में जो बच्चा, हमने कई लड़कियों को भी सिखाया, उनको स्टेट खिलाया, नेशनल लेवल पे पहुँचाया, स्टेट खेल रही हैं, करंट में भी खेल रही हैं। तो उनका भला होता रहे, और वो ब्रांडिंग जो है ना, हर एक जहाँ से वो निकलती हैं, यानी जहाँ से वो सीखती हैं और आगे बढ़ती हैं, उनको ना भूलें, उनको ना बोले और उनका नाम ज़रूर लें कि हाँ, हाँ, यहाँ पर स्टेज पे जाने जाके से पहले कि मैं यहाँ से आई हूँ। हाँ, पर अगर वो भूलती हैं तो वो उनकी दिल को अपनी चुभती है बात। ज़मीर है, हमारा नहीं उसमें कह सकते हम, बट जो सच्चाई है उसको वो अवगत कराएँ दुनिया से, ताकि हमारा नाम भी, जीएस शहरी क्रिकेट अकेडमी का नाम 25 साल से अगर सक्रिय है पूरे हमारे समाज में, कहीं न कहीं पूरे देश के अंदर भी नाम चलता है हमारा, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत, जितना हमारे में हिम्मत है हमने काम किया। नहीं, नहीं, आप अच्छा करते तो हो। उस वजह से हम लोग चाहते हैं कि ये नाम चलता रहे, आपके चाहे चैनल के माध्यम से चले, चाहे हमारे बच्चों के नाम लेने से चले। चलना चाहिए, एकेडमी का नाम होना चाहिए। ये बच्चों को या किसी को भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कोई छोटा-सा मंच भी देता है, वो छोटा-सा मंच नहीं होता, वो आपकी स्टार्टिंग होती है। जो झिझक दूर होती है ना, वो पहले उसी से होती है। बाद में आप जितने मर्ज़ी बड़े बन जाओ, लेकिन जो पहला स्टेप होता है, वो उसी एकेडमी या उसी स्टूडियो का होता है, जिन्होंने आपको पहली बार मंच दी। पर मैं आपसे परंजू जी एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर ये पूरी रिपोर्ट कोई सुनता है तो उसमें ये ज़रूर बात रखूँगा कि जिस तरह से माहौल बना है, जिस तरह से पैसा ग्लैमर उठा है क्रिकेट के अंदर, जिस तरह से उछाल आया है पैसे का, उस वक़्त इस उछाल के अंदर लगभग कुछ बच्चों की बात करना चाहूँगा कि वो सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं, सिर्फ़ माध्यम पैसा आ गया है कहीं न कहीं, और पैसे की वजह से कोई गुरु नहीं, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई घर नहीं। जो कुछ है हम हैं। हाँ, बस वो इस उद्देश्य से आगे बढ़ रही हैं या बढ़ रहा है। बाद में सिर्फ़ हम माँ-बाप को इसलिए नहीं भूल पाते कई बार कि वहाँ उनके साथ हमारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, जिसकी वजह से ये बात हमारी अटकी रहती है कि हमारे माँ-बाप हैं। गुरु को तो सब भूलने को तैयार हैं। जी, जी, सच्चाई बोल दी आपने। हाँ। ये वक़्त आ गया सर, पहले गुरुओं की सेवा होती थी, गुरुओं की इज़्ज़त होती थी, आजकल वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। चलो सर, ये तो बहुत मेरे को लंबी चौड़ी याद है बातें हैं। सर, मैं फिर बात काटता हूँ कि गौतम गंभीर जी जब बने, तो हमारे द्रोणाचार्य अवार्ड लिए हुए हमारे संजय भारद्वाज जी हैं, उनको इन्होंने गाड़ी भी दी, गाड़ी के साथ पेट्रोल भी दिया, तो हो सकता है फ्लैट भी दिया हो, जगह भी दी हो, बहुत कुछ दिया इन्होंने अपने नाम कमाने के बाद। इसके बाद हम आशीष नायरा की बात करते हैं तो तारिक सिन्हा जी को उन्होंने पूरा फ्लैट ही दे दिया था। तो ये जो पल है ना, ये शिखर धवन ने अपने गुरु के लिए बहुत किया, नहीं, करते हैं, पहले लोग विराट करते कोहली थे। ने अपने गुरु राजकुमार शर्मा के लिए बहुत किया है। तो जो अच्छे खिलाड़ी हैं, सचिन ने अपने गुरु के लिए बहुत किया, रमाकांत सचिन जी ने। के लिए, हाँ सचिन जी ने। तो उस तरीके से वो गॉडफादर हैं, इस वक्त क्रिकेट के राजा हैं लोग, तो वो अपने कैलिबर से आगे आए हैं, और उनको कैलिबर निकालने के लिए उनके कोचों का बड़ा हाथ था। कोच तो बिल्कुल हाँ, मैन तो होते हैं। ऐसे ही हम भी कोशिश करते हैं कि हमारी भी कुछ बच्चे आगे बढ़े, और हम कोशिश जितनी जारी रखते हैं, बट बीच में आके कहीं न कहीं आज के युग में थोड़ा-सा परिवर्तन आया है, वो रास्ता थोड़ा-सा भटक जाते हैं। और वो भटकना
ना चलो समझें। ऐसा है, ऐसा नहीं करना बच्चे चाहिए। गलतियां करते हैं, बच्चों कोई को बात नहीं समझाना है। चाहिए सर, ये बातें नहीं होनी हाँ। चाहिए। चलो आप इसका ध्यान रखें बच्चों, जहाँ भी जाओ, जो भी प्लेटफॉर्म मिले उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। और मैं चाहूँगा जाते जाते एक बात आपको दोस्तों और बतानी, ये जो हमारे आज गेस्ट आए हुए हैं जीएस हैरी से, हैरी जी, जो है गुरबानी को बहुत अच्छे तरीके से कंठ करते हैं और साथ में ये सिंगर भी हैं। तो कभी कभी ये स्टेज पे गीत भी गुनगुना लेते हैं। तो मैं चाहूँगा दो लफ्ज़ कोई भी हमारे दोस्तों को गुनगुना के बताएं। दोस्तों, आपके लिए मेरा एक मैसेज है थ्रू दी एक गानों की लाइन की तरह, जो वो लाइन जो है ना वो सब पे लागू होती है। लागू हो जाती है। दिल में हो तुम, सांसों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं, सजदा करूं, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। तो इसी के साथ मैं परमजीत सिंह मारवा आपसे इजाज़त लेता हूँ। आशा है आपको इनकी बातों का कुछ हिस्सा समझ आएगा, कुछ गहरी बातें हैं, कुछ बच्चों को समझ आएगा। तो ये चीज़ें जो पॉडकास्ट है ये फॉर एक डेमो नहीं है हमारा, इसका एक मकसद है कि हम समाज को क्या संदेश देते हैं। यूटी इंडस्ट्री के अंडर जो ये यूटी चैनल है, ये यूटी स्टूडियो है, यह एक यहाँ से मैसेज कन्वे करता है किसी भी टैलेंट को लेकर कि आप समाज को क्या अच्छा दे रहे हैं। तो समाज को अच्छा देने से कहते हैं जहाँ का समाज स्वच्छ होगा वहाँ का देश बड़ा स्वस्थ होगा। क्योंकि समाज जो होते हैं, छोटे छोटे समाज जो होते हैं, वो अलग अलग धाराओं के होते हैं। जब वो स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तो हमारा देश बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम यह कार्य कर रहे हैं। तो मैं परमजीत सिंह मारवा आपका दोस्त, देखते रहिए यू टैलेंट इंडस्ट्री के चैनल्स, यू टैलेंट चैनल फॉर म्यूजिक एंड यूटी न्यूज़ फॉर पॉडकास्ट एंड अदर एक्टिविटीज। नमस्कार, थैंक यू सर, सत श्री अकाल, तुसीं आए, बहुत बहुत धन्यवाद।